अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान। आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे मुर्तज़ा डार साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, सुहेल भट्टी साहब और मुनीज़े जहांगीर साहिबा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से किस कदर सख्तियों में है और बज़ाहिर मुश्किलात में घिरी हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर की बात करें परवेज़ इलाही की, तो वो गिरफ्तार हैं और यही नहीं, PTI चेयरमैन भी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। और तो और PTI दौर के जो साबिक अहम वज़रा हैं वो रुपोश हैं, जबकि बहुत सारे गिरफ्तार हैं। इसी हवाले से सानिया निश्तर, मलिक अमीन असलम भी नैब में आज पेश हुए थे। ये गिरफ्तारियां जो भुगती जा रही हैं, इस हवाले से हमारा जो सवाल है सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए भी आपके सामने मौजूद होगा और अपने पैनलिस्ट के सामने भी हम यही सवाल रखेंगे कि क्या अगले इलेक्शन में PTI बतौर जमात शरीक हो सकेगी या नहीं। सबसे पहले मुर्तज़ा आपकी जानिब में आऊँगी, आप ही से यही सवाल का जवाब मुझे चाहिए। जी देखिए जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि PTI अगले इलेक्शंस में जो है वो होगी या नहीं होगी, और ये वो एक सवाल है जो जिसका जवाब तलाश करना यकीनी तौर पे सिर्फ अंदाज़े लगाने के मुतरादिफ होगा। लेकिन इस वक्त जिसका आपने जिक्र किया मुश्किलात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जिस किस्म की मुश्किलात उनके ऊपर हैं, जो लीडरशिप रह गई है और जो लीडरशिप अंदर है, लगता यूँ है कि बल्ला जो है वो इस मरतबा इंतखाबी निशान के तौर पर नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे अभी आपने PTI के सदर का जिक्र किया, परवेज़ इलाही साहब का, तो कल भी हम परसों भी इसके हवाले से बातचीत कर रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब कब से इतने ज़्यादा नज़रियाती हो गए। चौधरी बरादरान ने तो एक लंबे अरसे से जो नज़रियात हैं उनको पीछे छोड़ के मसलहत की जो सियासत है उसको करना शुरू किया हुआ है। अगर आप उनके वालिद साहब के करियर पर नज़र दौड़ाएँ तो ज़हूर इलाही साहब ने 1958 में जब अयूब का मार्शल लॉ आया, तो उसके बाद जिस किस्म का क्रैक डाउन उनके ख़िलाफ़ हुआ और उस क्रैक डाउन के नतीजे में कौन कौन से मुकदमात हैं जो उन पर नहीं बने, 100 से ज़ायद मुकदमात तकरीबन रिपोर्ट किए जाते हैं, तारीख़ में लिखे जाते हैं कि उनके ऊपर बने, जिनमें भैंस चोरी का मुकदमा था, जिसमें म्यूनसिपल की छेंच की ज़मीन के ऊपर कब्ज़े का मुकदमा था, जिसके अंदर उनके ऊपर 16 MPO के मुकदमा था, जिसमें नाजायज़ असला रखने का मुकदमा था। तो ऐसी बहुत सारी सोबतें माजी में उनके वालिद साहब बर्दाश्त कर चुके हैं। लेकिन जब जनरल ज़िया आए तो उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि जी अब किसी किस्म की जो है वो हमने लड़ाई नहीं लेनी, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं लेनी, क्योंकि पहले हमने लड़ाई ली थी और हमारे वाले साहब ने ये भुगता। तो चुनाचे चौधरी बरादरान ने भी तब तकरीबन 1 महीने की जेल काटी थी उस पादाश में जो उनके वाले साहब ने की सियासत। बहरहाल मैं बिल्कुल प्रिसाइज़ करके अगर आपको बताऊँ, तय कर लिया उन्होंने कहा जी हमने नहीं करनी। जब उन्होंने ये तय कर लिया तो उसके बाद ना जाने अब क्या हुआ परवेज़ इलाही साहब को कि वो फिर लड़ाई ले बैठे। अब उसकी कॉन्टीन्यूटी है, पार्टी के सदर हैं, इंटेग्रल पार्ट हैं, अंदर मौजूद हैं। अब परवेज़ इलाही साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों या असद उमर साहब हों या उनके पार्टी के बाकी दीगर अराकीन हों, तमाम की तमाम मुश्किलात में है। PTI अगर इलेक्शन में चली भी गई तो यकीनी तौर पे नताइज वो कुछ ना कुछ तो निकाल लेगी, लेकिन फ़िलहाल ये कहना मुश्किल है, कबल अज़ वक्त है। मेरी राय ये है कि ये मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे PTI के लिए या बल्ले के लिए अगले इलेक्शन में इजाज़त मिलना मुश्किल है। ठीक, आपके मुताबिक कि इस वक्त इलेक्शन से आउट ही नज़र आ रही है। मुनीज़े, आपको भी यही लगता है कि PTI फ़िलहाल इलेक्शन से बाहर ही रखने की कोशिश की जा रही है PTI वालों को, तो ये सख्तियां तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेंगी, झेलना पड़ेंगी? देखिए जी, PTI के साथ थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हो रहा है जो नवाज शरीफ पार्टी के साथ हुआ था 2018 के इलेक्शन में। और हमने ये देखा है कि जहाँ तक PTI का सवाल है, आपने कहा कि उनको बाहर रखा है। आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह के आज की भी जो खबर है बड़ी अहम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरजनिश की है लोकल पुलिस कि जी आप इतने लोगों को लंबे तक को और शनाख्त के साथ आप हिरासत के तहत रख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है उनके साथ बुरा होता चला जाएगा और कोई नोट नहीं करेगा, उसके अंदर वो फाल हैं और वो के पर बात कर रही हैं और हुक्मनामा जारी कर रही हैं। जिस तरह के आखिरी हुक्मनामा जारी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, इंडाइट किया कैप्टन डिप्टी कमिश्नर को इरफान अब्बास मेमन को, कहा कि जी हम कंटेम्प्ट कोर्ट के भोंग अगर आपने कहीं हालात बनाए रखे और जो है लॉन्ग डिटेक्शन की शरियार अधिकार की के तहत अरसे तक आप उनको रख नहीं सकते। तो मेरा ख्याल अगर उनके साथ बुरा होता जाएगा तो कोई नोट होगा, अदालत करेंगी। और मेरा ये ख्याल है कि वाम के अंदर जो तशवीश पैदा आ रही है और एक अच्छा किया जा रहा है
अगर उनके प्यारे जो अच्छे नुस्खे हैं उनको बाहर रखा जाएगा, तो फिर क्या ये इलेक्शन साफ शफाफ होगा नहीं होगा? विल देयर बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड? एंड दैट इज रियली द बिग क्वेश्चन। ये काफी नहीं होगा कि पीटीआई को बाहर रखा जाए और बाकी पार्टी से इतना इलेक्शन लड़ लें। मुझे नहीं लगता जो है एक्सेप्ट करेगा। साफ और शफाफ होने होंगे, तो फिर मैदान पर सारी सियासी जमातों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है मुनीज़े, पॉइंट आपका क्लियर है। सुहेल, आप ही से जान लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि सूरत हाल काफ़ी कशीदा होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और डील की बातें भी हमें सुनने में मिली कि किस तरह से डील की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर अभी भी मुश्किल ही नज़र आती है। तो क्या लगता है कि पीटीआई बतौर जमात शरीक हो सकेगी इलेक्शन में? देखिए, बुनियादी मामला ये है कि जिन हालात से पीटीआई गुजर रही है और जिस किस्म के जिन संगीन इल्ज़ामात का और जिस सख्त तरीन कार्रवाई का उन्हें है, जब तक उससे बरीउज़्ज़ुमा नहीं होते उस वक्त तक का उनका इलेक्शन में शिरकत करना या ना करना उस वक्त तक मैटर नहीं करता। पहली बात, 9 मई का मामला, जब तक 9 मई के मामले का अदालतों के अंदर हतमी फैसला नहीं हो जाता, जजा सजा तय नहीं हो जाती, उस वक्त तक बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले के निशान होना या ना होना मैटर नहीं करता। फिर साइफर का मामला है, फिर तोशाखाना का केसेस हैं जो मुसलसल उनका पीछा कर रहे हैं। हाँ जी। इन अगर इसी तरह ये केसेस चलते रहते इन हालात के अंदर कौन सा उनका ऐसा उम्मीदवार होगा जो टिकट लेकर इन संगीन इल्जामात के खिलाफ, जो रियासत के खिलाफ, रियासत पर हमले से मुतल्लिक इल्जाम के पास जाएगा, कॉन्टेस्ट करेगा, सरकारी मशीनरी उसको सपोर्ट करेगी और लोग भी उसको आंखों पर बिठाएंगे? मुमकिन नहीं है। और अगर जो जजा सजा का मामला है, ये मुकम्मल तौर पर तय होने में कुछ वक्त लगेगा। पहली अदालत से फैसला आएगा, फिर अपीलेट कोर्ट में जाएगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो एक तवील प्रोसेस है जो कि हम कह सकते हैं कि एक मुश्किल वक्त है, कठिन दौर है, जो कभी पीटीआई को अबूर करना है और सब्र बर्दाश्त तहम्मुल के साथ करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमने माजी से सबक नहीं सीखा। अभी डार साहब ने माजी की बहुत शानदार एग्जांपल दी, चौधरी ज़हूर अलई साहब की। उनके ऊपर किस किस नौइयत के मुकदमात बने, भैंस चोरी का मुकदमा भी बना, 6 इंच कनाल, 6 इंच की ज़मीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उस पर मुकदमा बना, उससे बरी हुए थे। असला गैर कानूनी असला लाइसेंस रखने का, असला गैर कानूनी असला रखने का मुकदमा बना। 100 से ज़ायद मुकदमात बने ज़हूर अलई साहब के ऊपर, बड़ा नाम है। लेकिन वही ज़हूर अलई साहब जब इन मुकदमात का सामना करते रहे तो काश वो खड़े रहते, वो फिर कन्वेंशन मुस्लिम लीग का हिस्सा ना बनते। हमारे यहाँ फॉल्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब हम सोते बर्दाश्त करते हैं, पे जाके कंप्रोमाइज़ करते हैं और उसके बाद उस तारीख से सबक सीखने के बजाय फिर जब खुद इक़्तिदार में आते हैं उन्हीं एक्सपीरियंस को मुखालफिन पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि चौधरी शुजात साहब, जो चौधरी परवेज़ अलई साहब, जब खुद वो इक़्तिदार में आए तो एक ने अपने चाचा ही, दूसरे ने अपने वालिद के जो कुछ उन्होंने सोबते बर्दाश्त की, क्या उन्होंने उससे सबक सीखते हुए दीगर सियासतदानों के साथ वही रवैया रवा नहीं रखा जब वो इक़्तिदार में आए? और जब वो खुद वहाँ से निकले तो एक मतलब अगर हम देखें तो एक 60-70 साल से वही एक विशियस साइकिल है, मुसलसल घूम रहा है और उसका खमियाजा इस मुल्क की आवाम भुगत रही है, ये मुल्क भुगत रहे हैं और आलमी सतह के ऊपर हमारा तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ। जितने लोग जिन्होंने सियासी मुकदमात की चक्की से गुजरे, अल्टीमेटली बाद में उनके ऊपर इनाम व इकराम की बारिशें भी इसी तरीके से हुई। वो उनके कारोबार भी खूब फले फूले, दोबारा से उनके मामला बेहतर हो गए, इक़्तिदार भी दोबारा उनको मिल गया और सब कुछ बेहतर हो गई। खमियाजा कौन भुगतता है? इस मुल्क की आवाम, इस मुल्क के जो मौशियत है, इस मुल्क के जो मनसूबे हैं, वो इस सारी लड़ाई झगड़े का खमियाजा भुगतते हैं। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो एक जजा सज़ा का मामला हो रहा है, न सिर्फ एक दफ़ा जजा सज़ा का ये मामला हो, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के खुदारा ये तय कर लें कि हम 70-75 साल की जो रविश हमने अपनाई हुई है, वो किसी भी साइड से हो, उसको हमने ख़त्म करना है। हम कैसे बेहतरी का सफ़र शुरू कर सकते हैं? ये अल्लाह ताला ने इंसान को शर्फ दिया है कि वो माजी से सीखता है, अपने आने वाली मुस्तकबिल नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल देता है। इसी तरीके से देखता है कि बैठ के आगे मामला कैसे होने। हमने माजी में देखा कि बदतरीन एक यूरोप के अंदर जंगें होती रही, लेकिन फिर हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा इम्पैक्ट हुए कि एक गोली भी आज तक नहीं चली। तो हमें बैठ के मामलात को सुलझाने की जरूरत है। ठीक है, मुज़ाकरात की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को इस टाइम मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, सिर्फ मुल्की मफाद के खातिर। लेकिन फ़हीम, आप तो इसकी तरफ इशारा करते हैं कि मकाफ़ात अमल है, जो भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ आज हो रहा है उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आपने डील की खबर भी दी थी, आज क्या इंकशाफ करेंगे? आपको क्या लगता है इलेक्शन से बाहर रहेगी पीटीआई? देखिए मिस लाउड एंड क्लियर, पाकिस्तान जो है ना, ये एक सियासी तजर्बा गाह है
और माजी में जो यहाँ पे सियासी तजर्बे हुए हैं, अगर मैं उनकी बुनियाद पर आपके सवाल का जवाब दूँ तो वो जवाब यही है कि आइंदा इलेक्शन में PTI भी होगी, बल्ला भी होगा, और लोग उन्हें वोट दे के मुंतखब भी करेंगे। क्योंकि मसला क्या है, लेकिन ये नहीं होगा कि PTI जो है वो हुकूमत भी बना लेगी। मसला ये है कि हमें हमेशा एक हंग पार्लियामेंट चाहिए होती है जी। हम अगर ये तय कर चुके हैं किसी डील के नतीजे में कि जनाब आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून को देनी है, तो मुस्लिम लीग नून को डराने के लिए कोई अपोजिशन भी तो चाहिए। ऐसे ही तो वो अपोजिशन ना तो पीपल्स पार्टी की सूरत में होगी, ना जनाब फजलुर रहमान साहब की सूरत में होगी, ना MQM की सूरत में होगी। वो होगी तो PTI की ही सूरत में होगी। तो आप ये सुन लें, लिख लें आज कि PTI होगी इलेक्शन में, बल्ला भी होगा, लेकिन उनको जो सीटें दी जाएंगी कोई बहुत ज़्यादा नहीं दी जाएंगी। मेरा अपना जो असेसमेंट है इस इलेक्शन के हवाले से वो ये है कि बहुत ज़्यादा अगर PTI ने पूरे मुल्क से सीटें ले ली तो वो 60-70 से ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन उन्हें देना है और लोग उन्हें वोट देंगे भी। लेकिन मसला ये कि ज़ाहिर है, हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे यहाँ जिस तरह के इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह से उसके नताइज जो है वो मुरतब किए जाते हैं, वो सियासी इंजीनियरिंग होगी, डेफिनेटली होगी। उसके नतीजे में एक हंग पार्लियामेंट लाई जाएगी, 1/3 2/3 अक्सरियत अब किसी को नहीं दी जाएगी। ये सुन ले मुस्लिम लीग नून भी वाज़ेह अल्फाज में उन्हें ये पता है खुद भी, और मैं भी आज उन्हें बता दूं कि 2/3 अक्सरियत अब नहीं मिलेगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे और वज़ीर आज़म बन भी जाएंगे अगर एक बार फिर, तो वो अलाई की सूरत में जो है वो लोगों को साथ मिलाएंगे और उसके बाद उनके वोटों से वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उनके सामने एक अपोजिशन रखी जाएगी और वो अपोजिशन जो है वो PTI ही होगी। ठीक हो गया। मुर्तज़ा, आपको क्या लगता है सूरत हाल, अगर हम वकला तहरीक के हवाले से बात कर लें, और ये जो अब तहरीक सामने आने वाली है और इस तहरीक से कहा जा रहा है कि इससे पहले माजी में भी बहुत कुछ बदला गया है और अब भी आने वाले वक्त में जो गिरफ्तारियां उसके ख़िलाफ़ ये वकला अब तहरीक चलाने लगे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में होगा क्या? देखिए जी, वकला तहरीक ने पाकिस्तान के अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, बल्कि हमारे साथ मुनीज़े साहिबान की वालदा मरहुमा का एक बड़े कंट्रीब्यूशन था वकला तहरीक जो रिसेंट पास्ट में या कुछ साल पहले तक हमने देखी। सो दे हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हालात बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और उनमें हालात का साजगार होना इन ऐसी तहरीक के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वक्त या इससे कुछ महीनों पहले तक भी वकला ने शोर डाला, बहुत सारे मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस हुए, तकारीब हुई और उसके अंदर इसी अज़्म का इजहार किया गया। सो इट इज़ नॉट अबाउट वकला, इट इज़ अ वॉइस एट लार्ज। लोगों को या लोगों की जब तक बात कहने की उनकी हदबंदी को आप वाइड नहीं करेंगे या उनको आप स्पेस नहीं देंगे कि वो अपना नैरेटिव या अपनी बात रख सकें, तो घुटन का माहौल ज़्यादा होगा। और जब आप घुटन का माहौल ज़्यादा पैदा कर लेंगे तो इवेंचुअली इट विल ब्रस्ट, और जब वो फटेगा तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। सो ये तहरीक हो या वो किसी और सूरत के अंदर लोगों का प्रोटेस्ट एट लार्ज हो अगेंस्ट पॉलिसीज़ और वट एवर द अनाउंस और अनअनाउंस पॉलिसीज़ आर, तो ये चीज़ इवेंचुअली नुकसानदेह होगी। और जब ये नुकसानदेह होगी तो इसके अगेंस्ट जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं या जिनके ऊपर अमल पैरा करने की कोशिश की जा रही है, वो वक्ती तौर पे तो रिलीफ आपको दे देगी, वक्ती तौर पे तो सोल्यूशन शायद आपको दे देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इट विल नॉट गिव एनी इफेक्ट। ये उसी तरह ही है कि आप कैंसर का इलाज जो है वो डिस्प्रिन से करें जब उसको ज़रूरत कीमोथेरेपी की है। सो आपको असल जो मर्ज़ है ना उसकी तशखीस करने के बाद उसका इलाज करने की ज़रूरत है, ना कि आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस जो है उसके ऊपर जाने की ज़रूरत। ठीक है मुनीज़े, आपको क्या लगता है कि इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, क्या मुल्क इस बात का मुतामिल है कि कोई तहरीक चलाई जाए? हम अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आप बात करिए इलेक्शंस की, पहले तो इस बात को तयन करें कि इलेक्शंस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है इलेक्शंस एग्जैक्टली कब होंगे, क्योंकि तक डिलिमिटेशन की बात तो हो गई है और ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्शन की कोई है वो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर रहा। अगर उन्होंने कह दिया है कि डिलिमिटेशन नहीं है और इस इन महीनों के अंदर जानी है, तो उसके बाद उनके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए कि इलेक्शन कब चाहिए। तो इसके अंदर क्यों इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट अनाउंस नहीं करी? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि कोई भी सियासी सरगर्मी जो होती है वो मुल्क के लिए बहुत अच्छी होती है और मुफाद में होती है। जमहूरियत का मकसद ही यही है कि यहाँ सियासी सरगर्मियाँ रहें। अफगानिस्तान पे देख लें, जहाँ सरगर्मियाँ नहीं तो वहाँ पे साइलेंस ऑफ ग्रेवयार्ड है जिसे कहते हैं, और का क्या हशर हुआ है उस मुल्क का वो सबके सामने। मेरा ख्याल है कि सियासी सरगर्मियाँ होनी चाहिए और जमहूरियत मैं सिर्फ
शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी वालदा का जिक्र किया और उन्होंने के बारे में कहा। अब इस वक्त डेफिनेटली तमाम इदारे, और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान के डिवाइडेड खड़े हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, चाहे वो वोटा है, अ, और चाहे वो सियासतदान है। मेरा बुनियादी सवाल है वो ये वाला है, पाकिस्तान को आखिरकार चलाना है, क्या इसका होना है, क्या इसका फैसला हो गया है? और अगर सियासतदानों ने चलाना फिर हाइब्रिड सिस्टम काम नहीं करेगा, और अगर किसी और को चलाना है तो फिर हाइब्रिड सिस्टम फिर भी काम नहीं। मेरा ख्याल है कि हाइब्रिड सिस्टम का फेलियर हो चुका है। ये कहने की जरूरत कि जमहूरियत को सही चांस देना चाहिए, कह देना वो क्या आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, इतनी करोड़ों की आवाम पाल सकते। ठीक है सुहेल, अभी आइन को बचाने की बातें की जा रही हैं वकला तहरीक में, और वकला ये कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन होना ही चाहिए मुल्क में। जब जमहूरियत की जो बका है उसका यही जो सवाल है कि इलेक्शन होने चाहिए वक्त पर, और जो गिरफ्तारियां की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, वो भी गिरफ्तारियां जो हैं वो फौरी ख़त्म की जाएँ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो वकला का पहला मुतालबा है, जो उनकी पहली कोशिश है कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो बिल्कुल बजा है। हर सूरत होनी, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि हमें आइन के अंदर दी गई मुद्दत के अंदर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, जो पोलिटिकल पार्टीज़ की सारे प्रोसेस की स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेजर मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ हैं एक्सेप्ट PTI, क्योंकि वो सिस्टम से बाहर थे और मामलात में उलझे हुए थे, जिसका खमियाजा ख़ुद भी वो भुगत रहे हैं और पूरा मुल्क भी भुगत रहा है। उन्होंने जाके बाकी सब जो इक़्तिदार में थी और जो बड़े स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने वहाँ पर बैठ के जो मरदमशुमारी के नताइज थे CCI के अंदर बैठ के वहाँ पर इत्तफाक़ राय किया, वो मंजूर हो गया। और उसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि अब नई हल्का बंदियाँ होनी है, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, और अब बात 90 दिन के अंदर बन नहीं पा रही। लेकिन अच्छी बात है, अगर वो अपना ये मुतालबा कर रहे हैं, उनको अपना मुतालबा रखना चाहिए, पुरअमन तरीके के साथ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने अगर 14 दिसंबर से वक्त कम करके हल्का बंदियों का 30 नवंबर तक किया है, तो बेशतर सियासी रहनुमाओं का ये ख्याल है कि ये हल्का बंदियाँ मजीद कुछ कम वक्त में भी हो सकती हैं। अच्छा। तो कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऐसा दरमियानी रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए कि एक वो डिबेट जो गुज़श्ता कई माह से जारी है, एक वो डिबेट जिसके नतीजे में पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस मजरू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया, उसके बावजूद इलेक्शंस ना हो सके। माजी के अंदर भी पंजाब असम्बली की बिलखुसूस मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इलेक्शन कमीशन जिससे अब होली सोली इख्तियार है कि इलेक्शन की तारीख उसने देनी है, तो उसको कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए जिसके नतीजे में जो इलेक्शन की जो दुरानियाँ है वो कम हो सके और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो कम हो सके। लेकिन मामला ये है कि ये हकीकत, ये ख्वाब, ये मुतालबा उस वक्त हकीकत का रूप धार सकता था जब तमाम वो पोलिटिकल पार्टीज़ जो पिछले अप्रैल 2022 के बाद बरसर इक़्तिदार थी, इक़्तिदार का हिस्सा थी, जिन्होंने तरक्याती फंड्स भी मिल बैठ कर अपने तकसीम किए, जिन्होंने फ्यूचर का रोड मैप सारा मिल बैठ कर तय किया हुआ है, उन सबको यक ज़बान होना चाहिए था। बदकिस्मती के साथ होना तो चाहिए था, लेकिन ये वही बात है कि आइडियल सिचुएशन है जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रही है। फ़हीम, आप क्या कहेंगे वकला तहरीक के हवाले से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे बहुत अहम घंटे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, हमारा मुल्क मुतामिल है कि ये वकला तहरीक शुरू हो? ये 48 घंटे अहम वाला बयान बिल्कुल उस तरह से है कि हम हमेशा सुनते हैं कि मुल्क जो है नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान की वकला तहरीक है ना, ये वकला तहरीक जब पहले चली, मुशर्रफ दौर में चली, जस्टिस इफ्तिखार साहब के लिए चली, तो उस वक्त एतजाज अहसन साहब ने एक नज़म लिखी थी जिसे हमने भी बहुत गुनगुनाया है। उसमें एक शेर था कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी, फ़ौज लगेगी सबको अच्छी, घर सरहद के पास रहेगी। आज भी जो ये वकला तहरीक की बातें हो रही हैं, ये भी अगर आप देखें तो मनवन वही मुतालबात हैं कि भाई हर शहरी से प्यार करो। जो यहाँ पे हमारी सियासत है, इसमें गैर ज़रूरी मुदाखलतें नहीं होनी चाहिए, और यही वजह है कि आज वकला को ये कहना पड़ रहा है कि आइन के ऊपर अमल करें। आइन पे अमल का मुतालबा जो है वो कोई सिर्फ सियासतदानों से तो नहीं हो रहा, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट से भी यही मुतालबा हो रहा है कि वो आइन पे अमल करें।
लेकिन बात यह है कि इस सारी सूरत हाल से निकला कैसे जाए। मैं इसको जो देखता हूँ आज की सूरत हाल में, तो मुझे बहुत सिंपल और क्लियर मैसेज यह नज़र आता है कि अगर इस मुल्क की हालत आपने इस वक्त सुधारनी है तो इसका मतलब सिंपल इसका यह है कि आप स्टेबिलिटी ले आए। मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूँ मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर तो किसी ने आना है तो वो आके बैठ जाए, आवाम को, इदारों को, हर शख्स को इस मुल्क में पता हो कि जनाब कुछ ये सेटअप जो है अब अगले 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में किसी हद तक आई थी। और अगर आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है तो इलेक्शन करा दीजिए, ताकि लोगों को पता हो कि जो भी लोग आए हैं ये हुकूमत 5 साल नहीं 3 साल 4 साल चलेगी, तो थोड़ा बहुत जो है ना मुल्क में सुकून आएगा। ये जो डॉलर जिस तरह से जा रहा है, जिस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस, जिस तरह से महंगाई, और इसके ऊपर निगरानों का जो रद्द-ए-अमल है वो ना होने के बराबर है। आपको नहीं नजर आ रहा कि इस वक्त कोई भी निगरानों को सीरियस नहीं ले रहा। मोहसिन नकवी साहब इतने अरसे से जो है पंजाब में वजीर आला हैं, क्या आपने देखा कि उनकी किसी चीज के ऊपर जो है वो अमल हुआ है? क्या 14 अगस्त के बाद जो काकड़ साहब और जो सिंध में जो निगरान आए हैं, क्या इनको सीरियस लिया जा रहा है? कुछ सीरियस नहीं है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है, मईशत गिरती चली जा रही है, महंगाई ऊपर जाती चली जा रही है, अवाम पिसते चले जा रहे हैं, कुछ सीरियस नहीं है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे कोई आके बैठ जाए अगले 5 साल 10 साल के लिए, या आप इलेक्शन करा दीजिए और उसके नतीजे में आप 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए एक पॉलिटिकल सेटअप ले आएंगे। बिल्कुल ठीक है। मुल्क में इस टाइम जो ज़रूरी है वो सियासी, मुआशी, जमहूरी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सिर्फ अवाम भी इस टाइम डिमांड कर रहे हैं और वो कब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम अगला टॉपिक आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जो निगरान हुकूमत है उसका एक अजीबो गरीब किस्म का फ़ैसला सामने आया है और वो फ़ैसला ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस हैं उनको 36 करोड़ के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। ये फ़ैसला जिसके बाद काफ़ी सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है निगरान हुकूमत को। इन जजेस को 9 लाख रुपये माहाना तनख्वाह तो दी जाती है और जो ये कर्जे हैं वो कर्जे वो किसी भी तरह से 12 साल के अरसे में ये रकम वापस कर सकते हैं। अब इससे सवाल हमारा ये है कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल है क्या? आम आदमी इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस रहा है और दूसरी तरफ निगरान हुकूमत कर क्या रही है? क्या जजेस को ये सहूलत लेने से खुद ही इनकार कर देना चाहिए? सवाल हमारा यही है। मुनीज़े, आप क्या कहेंगी? जी, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये खबर जो है ये देखी नहीं है। क्या ये कंफर्म खबर है आपके पास? जी जी बिल्कुल, कि उनको जजेस को कर्जा दिया जाएगा। बिल्कुल कंफर्म खबर है कि कर्जा दिया जाएगा और ये कर्जा वो 12 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता वापस कर सकते हैं। बिलासूद कर्जे हैं, 36 करोड़ के बिलासूद कर्जे हैं जो कि 11 जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनमें तकसीम होंगे। देखिए अभी तक तो मैंने ये खबर जो है कंफर्म ठीक है मैं सुहेल के पास तो मैं ये जरूर इस पे ये कहूंगी कि देखिए ऑलरेडी जजेस के पास काफी सहूलत होती है। ठीक है, नॉट जस्ट कि उनकी जो आपको याद होगा कि जरदारी साहब की हुकूमत के अंदर जरदारी साहब ने जजेस की जो सैलरीज थी वो बढ़ाई थी। उसके बाद जो मजीद है उनकी मराद बढ़ती चली गई थी। बल्कि जब उन्होंने ये पूछना शुरू किया लोगों से कि जी आर यू लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, एसेट बियॉन्ड मीन्स के केसेस जब लोगों के ऊपर बनने शुरू हुए तो फिर कुछ जजेस के हवाले से भी सवालात उठे गए और कुछ जजेस के ऊपर भी इंक्वायरी खोली गई। वो गलत थी या सही तरीके से खोली गई थी वो एक और बात है। मगर मुझे अभी तक याद है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है जज ने अपने कबूतर खाने के ऊपर खर्चा था। तो मेरा ख्याल है कि जजेस को जो सादिक और अमीन की शिक सियासतदानों के ऊपर लगती रही है, असल में तो वो जजेस के लिए होनी चाहिए थी कि वो हमारी जजमेंट करते हैं और वो ऑर्डर देते हैं। तो अगर सादिक और अमीन किसी को होना चाहिए पूरी सोसाइटी में, वो तो जजेस को होना चाहिए। तो उसका ये भी एक जुमरा होता है कि वो अपने मीन्स के अंदर रहें और चूंकि हमें गरीब मुल्क है तो वो इस तरह के ऑस्टेंटेशियस किस्म के या महंगे किस्म की एक लाइफस्टाइल ना रखें। ठीक है, मतलब क्या आप ये कह रही हैं, हमारे सवाल से आप इत्तेफाक कर रही हैं कि खुद ही इनकार कर देना चाहिए जजेस को? मुर्तज़ा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, बात जजेस की नहीं है, बात सोच की और अप्रोच की है। ये जो आप फिगर बता रही हैं इसके मुताबिक तकरीबन मेरा ख्याल है 3.25 करोड़ रुपया एक साहब को, ऑनरेबल जज साहब को दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से बतौर कर्ज। तो सवाल ये कि भाई क्यों
क्यों दिया जाएगा? कोई वजह होनी चाहिए ना। मुझे कोई कर्जा चाहिए, आपको कोई कर्जा चाहिए, हम किसी बैंक के पास जाते हैं, वो तो हमारी नाक से लकीरें जो है वो निकलवा देते हैं, हमें तो नहीं मिलता कर्जा। लेकिन चूंकि ये ऑनरेबल जज हैं इसलिए उनको काबीना ने फैसला किया कि मिलना चाहिए कर्जा। तो मैं जब इस चीज़ की तरफ देखता हूँ तो मेरा ध्यान और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ जाता है जिसमें मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। मेरा एक सवाल ही, मेरा एक कंसर्न ये है कि वो हमारे ऑनरेबल जजेस हों या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, बड़े बड़े, जिसको हम कहते हैं ना बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों जाते हैं? कोई 2 करोड़ की गाड़ी में ट्रैवल करता है, कोई 1 करोड़ की गाड़ी में ट्रैवल करता है, कोई 50 लाख की गाड़ी में ट्रैवल करता है, कोई 1.25 करोड़ की गाड़ी में ट्रैवल करता है। वाई? दुनिया भर में जितने भी ऐसे महकमे हैं या जुडिशरी है, उनके जो भी नुमाइंदगान हैं या उनके जो जजेस हैं या उनके ऑफिसर्स हैं, क्या वो इसी किस्म की इतनी महंगी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं? उसकी ज़रूरत क्या है? क्या वही काम कोई 10, 15, 20, 25 लाख रुपए वाली गाड़ी में नहीं हो सकता? ये रिवायत है जो चलती आ रही है, जिसको हम कहते हैं अफसरशाही, जिसको हम कहते हैं ठाट बाट। वाई दिस नीड्स टू बी क्वेश्चनड। मेरे ज़हन में बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं कि आज भी बहुत सारे हमारे सियासी, तो छोड़ें आप, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऐसे ऐसे महल्लात में रहते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। सरगोदा में आज भी कमिश्नर हाउस 99 कनाल में है, 99 कनाल, और 42 के करीब वहाँ पे मुलाजमीन हैं जो उनकी खिदमत गुजारी पे मौजूद हैं। वाई? इसकी क्या ज़रूरत है? सो ये जो रियासत के अखराजात हैं ना, जो अल्ले तल्ले और इस किस्म की जो फीडिंग की जा रही है, ये जब लोग देखते हैं ना तो उनके अंदर एक रिवेंजफुल सी कैफियत बनती है या पैदा होती है, जिसके अंदर वो आटा, चीनी, दाल, दूध, दही, डबल रोटी, अंडे, जब वो अपने खर्चे देखते हैं और इन लोगों को मिलने वाली आसाइशें देखते हैं तो वो सवाल करते हैं और वो हक पर जानिब है। सो ये जज साहब हैं या वो कोई और ब्यूरोक्रेट्स हैं या और ऐसे तबकात हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं, तो भाई द टाइम इज़ ओवर। यू हैव हैड इनफ इन योर लाइफ, इन योर करियर्स। लोग अब भूखे फाकों पे आ चुके हैं, उनका दाल दलिया नहीं चल रहा और आपको इस किस्म की आसाइशें मिल रही हैं। सवाल होना चाहिए ना, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रियासत ने आज तक अपने अखराजात कम करने के लिए क्या किया? कोई बताए कि भाई रियासत ने अखराजात कम करने के लिए ये किया? कुछ भी नहीं किया। आप सरगोदा के एक कमिश्नर की मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे कई बीसीओ मौजूद हैं, ऐसे अफसरान जिनके घर नहीं है, जिनके महल्लात हैं और इतने बड़े हैं कि एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए आपको जो है एक वक्त लग जाता है। ठीक है फ़हीम, अकाउंटेबिलिटी तो कहीं नज़र नहीं आती। हाँ, रिलीफ ज़रूर नज़र आता है सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जजेस के लिए और एक और तबके के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि जजेस को इस वक्त इनकार नहीं कर देना चाहिए ख़ुद से सहूलियात लेने के लिए? सना, आपने एक ऐसा टॉपिक उठाया है कि लगता है कि आप तो इन्हें अदालत के इल्ज़ाम में जो ना किसी कटहरे में खड़ा कराएंगे। और मैं चले तो मैं इसी तरह से लेकर चलता हूँ। भाई 2 दिन में 2 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक में जमा हुए हैं, कहीं तो ठिकाने लगाने हैं या नहीं लगाने हैं हमने? अरे तो करने दें यार, क्या हुआ? जजेस ही तो हैं। इस्लामी माशरे में जजेस जो है वो काजी को कहा जाता था और हुक्मरान वो होते थे जिन्हें एक अदद कमीज का भी हिसाब देना होता था। कहने को तो हमने पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना है, इसका मतलब जो है ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन ये काजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चलें अब आपके सवाल के ऊपर आता हूं कि क्या उन्हें मना कर देना चाहिए? देखिए मेरे नज़दीक ना ये ब्राइब है, ये रिश्वत है जो उन्हें दी जा रही है उन फैसलों के लिए जो कुछ लोग चाहते हैं। क्या निगरान हुकूमत में इतना दम है, ये दम था कि वो ये फैसला कर लेते? नहीं, ये फैसला काबीना का जो है वो उनसे कराया गया है और जब ये कराते हुए ही सिंपल उनके जहनों में यही है कि फला केस में जो है वो रिलीफ चाहिए, वहाँ से अपनी मर्जी के फैसले चाहिए। तो अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन जजेस के ऊपर आयद होती है कि वो इस ब्राइब के खिलाफ बिल्कुल वही करें जो आप कह रही हैं कि उन्हें मना कर देना चाहिए। मना करना चाहिए भाई। अब मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा की वो रिपोर्ट भी बता देता हूँ जो कुछ दिन पहले भी शायद मैंने आपके प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि 17 अरब डॉलर पाकिस्तान की अशराफिया पर सालाना खर्च होते हैं। 300 रुपए का डॉलर है ना, नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। करें जरा 300 रुपए से 17 अरब डॉलर को 5100 अरब रुपए बनते हैं जो सालाना सिर्फ इस अशराफिया पे खर्च होते हैं। और अब आप जो है वो मजीद उन्हें नवाजने पे तुले में ये भी तो वही लेते हैं, ये भी तो बिजली जो है वो मुफ्त लेते हैं, ये भी तो गैस के यूनिट जो है मुफ्त लेते हैं। तो क्यों ये सब कुछ आप लेते हैं? 9 लाख रुपए तनख्वाह भी लेते हैं, उसके बाद भी आपको जो है वो 3.25 करोड़ रुपए जो है वो कर्जा चाहिए, वो भी बिला सूद। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 25% पर है। मैं अगर कर्जा लेने खड़ा हो जाऊं तो मुझे 25% देना है उसके ऊपर। ये बिला सूद होगा कैसे? क्यों?
मेरा सवाल है आखिर के क्यों, अगर ये आपको ब्राइब दी जा रही है, अगर आपको रिश्वत दी जा रही है, ठीक है, इसकी वजह क्या है? सोहेल, आप ही की तरफ आ जाऊंगी ये सवाल लेके भी, और इसमें ऐड मुझे यही करना है कि 36 करोड़ की अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है। मुल्क मुआशी गर्दाब का शिकार है, सूरत हाल सबके सामने है, सब लोग इस वक्त फाके से मर रहे हैं, और ऐसे में जजेस इस तरह उनको नवाजा जा रहा है। और वही बात फ़हीम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि केसेस में रिलीफ मिल जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि इनकार कर देना चाहिए जजेस का खुद ही, या इसकी नौबत ही नहीं आएगी? सना, गुजारिश ये है कि जब ख़जाना खाली और हर तरफ मुआशी बदहाली है और आवाम महंगाई के हाथों एक अजीब किस्म की अजियत और कर्ब में मुब्तला हैं, ऐसे मौके के ऊपर पंजाब हुकूमत का, उनकी सूबाई कबीना का ये मंजूरी देना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। अगरचे कि जहाँ पे अरबों रुपए के मामला चलाए जा रहे हैं और अरबों रुपए कौमी ख़जाने के मुख्तलिफ मनसूबों में मुख्तलिफ इक़दामात में झोंक दिए जाते हैं, उनके सामने 36 करोड़ की रकम तो बिल्कुल एक पीनट है। लेकिन इस फैसले की, इस सोच की, इस एक्ट की एक इसकी अलामती एक इम्पॉर्टेंस है, और ये वो इम्पॉर्टेंस है जहाँ पे आपने इस तकलीफ़ में घिरे हुए आवाम के साथ अगर आप उनकी मसाइल में कमी का बायस नहीं बन सकते, उनके लिए महंगाई में कमी नहीं ला सकते, उनके बिजली के बिलों में कमी नहीं ला सकते, उनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती नहीं कर सकते, दाल रोटी उनसे छिन रही है, तो उस मौके के ऊपर उसी गरीब आवाम के टैक्स से जमा होने वाले 36 करोड़ रुपये बिला सूद ऑनरेबल जजी साहबान को पंजाब हुकूमत का देने का क्या तुक है, क्या उनके पास जस्टिफिकेशन है पंजाब हुकूमत के पास? देखिए, ऐसे हमारे यहाँ इर्द गिर्द सैकड़ों ऐसे केसेस हैं, कराची के अंदर बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक आम शहरी जिसने 5, 10, 20 लाख रुपए बैंकों से भारी सूद पर कर्ज लिया होता है, वो कर्ज की रकम अदा करते करते सूद बढ़ रहा होता है। बेशुमार मौके ऐसे हैं कि जब वहाँ पर थोड़ा सा डिले हुआ है, बैंक की जानिब से पुलिस को इंगेज किया गया, पुलिस ने रेड किया, लोगों ने खुदकशियाँ कर ली। एक जानिब ये हालत है, और दूसरी जानिब आप मार्कअप के बगैर वो कर्ज दे रहे हैं, और जिनको आप कर्ज फराहम कर रहे हैं उनकी पहले भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग तनख्वाहें हैं, मराआत भी हैं, और आम आदमी तो के मैं लिए तवक्को 22 से करता 23% हूँ, पुरजोर मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ उन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान से कि वो इसको एक्सेप्ट मत करें, वो एक नई एग्जाम्पल सेट करें कि हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो आईनी पिटीशन सुनते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो उस ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर उनको चाहिए कि वो इसको मत एक्सेप्ट करें, सरेंडर करें, ताकि पंजाब हुकूमत को भी एक तंबीह हो कि किस तरीके के साथ अगर आप करना भी चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ और भी हमारे सरकारी महकमे ऐसे हैं जहाँ पर उनके अपने मुलाजमीन को बिला सूद शॉर्ट टर्म के लिए रकम दी जाती है, लेकिन जो ये आईनी ओहदा है जिसके ऊपर ये हमारे मुअज़्ज़िज़ जजी साहबान फाइज हैं, इस वक्त अवाम उनसे कुछ तवक्को करती है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको सरेंडर करेंगे। इस मौके के ऊपर ये कम इस तरीके से खर्च नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है तो फिर जो एक आम शहरी के लिए रूल्स लागू हैं, जो एक आम शहरी के लिए तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक इसके ऊपर मार्कअप भी होनी चाहिए। चूँकि ये रकम मेरी है, मेरे टैक्स पेयर, आम आदमी टैक्स पेयर से कौमी खजाने में रकम जमा होती है, और वहां से आप अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए आप ये रकम बांटने जा रहे हैं। आम आदमी को तो ऐसी सहूलत कोई नहीं मिलती है। खैर, हमारे ठीक है सोहेल, पॉइंट क्लियर है आपका, लेकिन तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इसी पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि जजेस को खुद से मना कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये जो कर्जे हैं उन्हें नहीं लेने चाहिए। यहीं पर ब्रेक से वापस आने के बाद हम PDM की बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बात करेंगे PDM के हवाले से। PDM की 16 माह की कारकर्दगी और एक नया इंकशाफ ये कि जी मीडिया को 10 अरब के इश्तिहार जारी किए PDM ने 16 माह में, तो ये गए कहाँ, ये पैसे कहाँ गए? सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी ट्रोलिंग की जा रही है, काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सवाल हमारा इससे जुड़ा यही है कि क्या मीडिया को सरकारी इश्तिहारात मिलने चाहिए थे या मिलने चाहिए? मुर्तज़ा, इन्फॉर्मेशन अब से थोड़ी देर पहले एक गालबन प्रेस रिलीज़ जारी किया, उन्होंने कहा जी हमने कोई 9, 9.5 या 10 अरब नहीं दिए, हमने तकरीबन 2.5 अरब जो है वो दिया है। सही। तो अब वो 2.5 अरब है या वो 10 अरब है या वो 5 अरब है, वो हैं तो अरबों में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब जो ये इश्तिहारात दिए गए इन 16 माह के टेन्योर के अंदर PDM गवर्नमेंट का, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, सवाल कर रही हैं, तो भाई ये गवर्नमेंट है जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट है, इन इश्तिहारात की ज़रूरत क्या है हमारे जैसे गरीब मुल्क को? ये सवाल है ना। अब आप कहते हैं जिसकी ज़रूरत क्या है,
तो जवाब इसका मिलता है कि भाई पब्लिक अवेयरनेस देनी होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसलों के हवाले से आगाह करना होता है। हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मिसाल के तौर पे पोलियो है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलते हैं, कुछ ऐसे हेल्थ के प्रोग्राम्स चलते हैं जिसपे आपने लोगों को अवेयर करना है ताकि वो उस गाइडलाइन के मुताबिक चल सके। नहीं हो जाता मुर्तजा, आपको नहीं लगता? कोविड आया था, आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है, तो जहाँ पे आपने अवेयरनेस देनी है उसके लिए जैसा कि आप फरमा रही हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, ऐसे बहुत सारे मुख्तलिफ रस्ते और ज़राए अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप उस मैसेज को दे सकते हैं डिलिबरेटली। और अगर आप मीडिया को इस किस्म के इश्तिहारात दे के कर रहे हैं जो कि हमारी तारीख भरी पड़ी है, वो टेलीविज़न पर चलें या वो अखबारात पर चलें या वो रेडियो पर चलें या वो किसी और प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर आप दें, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड एट ऑल। इसको हर हाल में रोकना होगा। और जितने भी इश्तिहारात दिए जाते हैं, अब जरा खुली बात कर लें तो उसको ब्राइब यानी कि रिश्वत के तौर पे तस्वुर किया जाता है कि मीडिया हाउसेस हमारी जुबान बोलेंगे, जो हम बात कहेंगे उस बात को फॉलो करेंगे, जो एंगल हम देंगे उस एंगल को फॉलो करेंगे। आपके सामने उन चैनल्स की रेटिंग मौजूद है, आपके सामने उन अखबारात की तरसील ABC जो सर्टिफाइड उसके एदाद व शुमार मौजूद हैं। तो आपके सामने स्टैटिस्टिक्स हैं, बेस्ड ऑन दो स्टैटिस्टिक्स आप एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट आती है कोई और वो कहती है कि जी ये इदारा या ये जो इदारे की मैनेजमेंट है ये हमारे इस लाइन को टो करेगी। दिस हैज़ बीन हैपनिंग। और ये जो आप और मैं बात करें, ये वो पैसे हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसकी ऊपर खबर आई और जिसके बाद उस खबर की मजीद खबर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने दे दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑफ द रिकॉर्ड है। सो कौन है जो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से नहीं जानता? सो ये जो कुछ भी है ये किसी भी स्टेज पे है, किसी भी सतह पे है, उसको रोकना होगा। जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं होगा तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस पर कोई परेशान या हैरान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सरकारी इश्तिहारात कह लीजिए या रिश्वत कह लीजिए, मुर्तज़ा डार साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, मुनीज़े आप क्या कहेंगी कि ये गलत इक़दाम है, होना ही नहीं चाहिए, सरकारी इश्तिहारात देने ही नहीं चाहिए मीडिया को? देखिए, अगर आप दुनिया भर में देखें कि किस तरह मीडिया काम करता है, अगर आप BBC की तरफ देखें तो वो तो हुकूमत के पैसों से ही चलते हैं, मगर चूंकि वहाँ पे सिस्टम अलग है और कोई जमहूरियत है और एक बहुत पुरानी जमहूरियत है, तो BBC जो है वो क्रिटिकल होता है अपनी हुकूमत के ऊपर। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान का सवाल है, वहाँ पे डायरेक्ट टू TV है। अब पाकिस्तान का अलवा ये है कि आपने बीच में जो है मिडिल मैन बिठाया हुआ है, केबल ऑपरेटर्स बिठाए, या तो पाकिस्तानी मीडिया को डायरेक्ट टू TV दे दें ताकि हम अपनी कमाई जो है वो व्यूअर्स के जरिए जो है हम ले सकें, तो हम फिर एड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। मगर आप ये तो नहीं कह सकते कि जी वो भी कमाई इनको ना मिले और ये भी कमाई इनको ना मिले और ये भूखे मरे। ऐसे नहीं हो सकता। आपको एक स्ट्रक्चर, एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसके तहत हमें ये हक हो कि हम डायरेक्ट टू TV करके अपने व्यूअर से वसूली कर सके। अब उसके ऊपर है कि अगर वो मुझे पसंद करता है या आपके TV को पसंद करता है, वो ले आपके TV का चैनल ले या ना ले, सब्सक्राइब करे ना करे। अगर जो मिडिल मैन है जिसके जरिए बैन भी किए जाते TV चैनल को, और माजी ने देखा कि बैन किया गया, अब पहले नंबर उठा के तीसरे नंबर पे डाल दिया गया, इससे फॉलो एस्टैब्लिशमेंट। तो अगर इस तरह का आपने मिडिल मैन किए हुए हैं, मीडिया ट्विस्ट उनकी हम ट्विस्टिंग करें, तो मेरा ख्याल है कि फिर मीडिया ने कहीं ना कहीं से कमाना है, और अगर वो डायरेक्ट टू TV से नहीं आ रहे तो फिर कहीं और से तो पैसे आने। तो मेरा ख्याल है कि सवाल नहीं है कि मीडिया को एड मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, सवाल यह है कि क्या एक स्ट्रक्चर ऐसा साफ शफाफ हो और जिसके जरिए। ठीक है, वैलिड पॉइंट है मुनीज़े आपका। मैं सोहेल की जानिब चली जाती हूँ आप ही का ये सवाल लेकर। सोहेल, आप भी एग्री करते हैं मुनीज़े के पॉइंट से? सना, देखिए मुनीज़ा जहांगीर साहब का बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, हम दो एक्सट्रीम के ऊपर चले जाते हैं। एक माजी करीब में हमने एक एक्सट्रीम देखी थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था, उस मौके के ऊपर अचानक इस पॉलिसी को रिविज़न किया और तकरीबन इश्तिहारात काफ़ी हद तक कम कर दिए गए। अचानक एक स्टेप हुआ और जो पहले से एड्स जारी हो रहे थे उनकी पेमेंट्स रोक दी गई, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर एक बदतरीन एक क्राइसिस आया और उस क्राइसिस के नतीजे में उसके ऐसे संगीन असरात थे जिसमें बहुत से इदारे अभी तक नहीं संभल पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर अचानक उसकी जो एक परसेंटेज थी वो दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। वो भी एक गलत तरीक़ेकार है जहाँ पर गैर ज़रूरी तशहीर, ज़ाती तशहीर और मुखालफीन के खिलाफ अपने एक मखसूस पैगाम देने के लिए भी हमने करोड़ों अरबों पे झोंक दिए। ये दोनों एक एक्सट्रीम में गलत हैं। बहुत ज़रूरत है और बहुत अच्छी बात है कि एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और अब तो डिजिटल मीडिया भी एक इंडस्ट्री का रूप धार चुका है।
तो वहाँ पर एक प्रॉपर एक कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके नतीजे में जो ये ज़ाती तशहीर के लिए, ये ज़ाती मकासद के लिए हुकूमतें इन फंड्स का इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद उस दरमियान में मिडल मैन 2-3 डिफरेंट स्टेजेस पर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम सोहेल साहब चूंकि शॉर्ट है, आपका पॉइंट मेरे सामने है। फ़हीम, आपकी जानिब आना है। मेरा सवाल आपसे यही है कि मीडिया जो वर्कर्स थे उनको तो तनख्वाही भी नहीं मिली 2-2 महीने 3-3 महीने की, तो ये पैसे अगर मिले तो गए कहाँ? पहला तो ये भी बताइएगा और दूसरा बताइएगा कि ये मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। देखिए सर ना, पहले तो इस बात को ले लें कि आपने शुरू किया कि पीडीएम की गवर्नमेंट के 16 माह में जो है ये इश्तिहारात दे दिए गए 10 अरब रुपए के। देखिए एक बात तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये पैसे, चूंकि मैं सहाफत की सियासत करता हूँ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट भी हूँ और अब बहुत अरसे से इन तमाम मामला को देखते हैं, तो आपके दूसरे सवाल के इससे ऊपर भी आऊँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये पैसे वो भी हैं जो पिछला जो दौर था नवाज शरीफ का, उस दौर के जो पैसे नहीं अदा किए गए थे मीडिया हाउसेस को, इसमें वो पैसे भी शामिल हैं। अच्छा। और जो पीटीआई के दौर में जो इश्तिहारात दिए गए उनके पैसे भी शामिल हैं। तो ये 10 अरब रुपए बेसिकली वाजबात की मद में थे। इसमें जो सही कह रहे हैं मुर्तजा, जो उनके पास मैसेज था भी प्रेस रिलीज बताया था, उसमें से कोई 2-2.5 अरब रुपए जो है वो इस पीडीएम के दौर के हैं। लेकिन अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं ये ना कहूं कि केपीके में पीटीआई ने अपने दौर में क्या किया? क्या वो जो 1126 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो भर्ती किए गए थे, वो किस लिए किए गए थे? क्या वो सब कुछ नहीं था कि आपको मीडिया को कवर करना था, मीडिया को आपने अपने हक में वहाँ से एक फिजा और आवाज़ चाहिए थी? तो ये सब किया जाता है, ये हमेशा से हमारे यहाँ होता है, होता रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम सुधरने वाली कौम नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये पैसा गया कहाँ। बिल्कुल ठीक सवाल है कि ये पैसा गया कहाँ। 2017 के बाद पिछले 5 सालों में पीटीआई के दौर में एक जनाब आए थे, फवाद चौधरी साहब एक आए थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पाकिस्तान में बिजनेस मॉडल ही ठीक नहीं है। उसके नतीजे में जो मीडिया हाउसेज हैं सब ने अपनी अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी। 5000 लोग उन 4.25 सालों में मीडिया हाउसेज से निकाले गए हैं। मीडिया हाउसेज को उसके बाद जब ये पैसा मिला तो ये पैसा खर्च होना चाहिए था ना नीचे तक, ये नहीं खर्च हुआ। 5 सालों में कभी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। बड़े मीडिया हाउसेज को आज आप उठा के देख लीजिए, वहां पर तनख्वाहों का मसला आज भी मौजूद है। आज भी मीडिया हाउसेज कई माह तक तनख्वाहें जो है अपने मुलाजमीन की अदा नहीं करते। आपके सामने जो है वो इस वक्त बहुत एक अजीब सी फिजा नजर आ रही है कि मीडिया हाउसेज बिक रहे हैं। ये बिक रहे हैं लाइबिलिटीज के साथ बिक रहे हैं, लोगों के पैसे जो देने हैं वो नहीं दिए जा रहे। तो पैसा आ चुका, बाकायदा हमारे यहाँ तंजीमें बनी हुई हैं, मालिकान की तंजीमें मौजूद हैं, उनके पास पैसा आता है लेकिन वो नीचे तक नहीं आता। और मुलाजिम, मेरे जैसा मुलाजिम आज भी रो रहा है। इश्तिहार जरूरी है, चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर सरकारी इश्तिहारात आ रहे हैं मीडिया के पास तो उसका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि अगर वो मिल रहे हैं तो बाकायदा वर्कर्स तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। इसके साथ ही मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।